हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले लोग अगर उस सांस्कृतिक गौरव को पढ़ाएंगे तो न चाहते हुए भी उसमें शंभूक और एकलव्य का जिक्र आएगा। पब्लिक ने कहा कि भाई तुम प्रधानमंत्री बनने गए, तुमने आप कहूंगा, हो सकता है इससे भावना आहत हो जाए, तो आप मान्यवर जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो आपने अपनी जाति अपने से बताई, हमने तो नहीं पूछा था कि पिछड़ी मां के बेटे हैं किसके। राष्ट्रपति बनाए तो आपका पार्टी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है जाति। अब आपने एक नई राष्ट्रपति बनाया तो भी आपने उनकी जाति बताई, और जाति जनगणना नहीं कराएंगे। और मुझे लगता है कि आप नया भारत बनाओगे, आप दुनिया में डंका बजवाना है, सबको हिंदू बना रहे हो, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि जो हिंदू हैं उनको भागीदारी क्यों नहीं मिल रही? 95% पोस्ट आपके पास है और रिजर्वेशन आ जाता तो ये देश का इंस्टीट्यूशन गड्ढे में चला जाता। और आप जितने दिन से इतना ओवर रिप्रेजेंटेड हो, तब इसमें से कौन सा टॉप 500 इंस्टीट्यूट है पूरे दुनिया में? आपने रिजर्वेशन को कितनी गालियां दी। लेकिन दिलचस्प है ये देश भाई, जिस दिन से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है उस दिन से बैसाखी है, भीख है, ये कहना बंद हो गया है। चुपचाप कह रहे हैं हाँ गरीबों को भी मिलना चाहिए। क्या बैसाखी भीख? आरक्षण इसलिए नहीं कि जो वंचित शोषित जमात के लोग थे वो कमजोर थे, आरक्षण इसलिए नहीं कि एकलव्य कमजोर था, आरक्षण इसलिए क्योंकि गुरुओं के रूप में कोई द्रोणाचारी बैठा हुआ था, इसलिए रिजर्वेशन लाना पड़ा। रोहित वेमुला को याद कर रहे हैं। रोहित की सांस्थानिक हत्या के खिलाफ इस मुल्क से आज भी हम ये सवाल पूछते हैं कि जिस मकसद से, पहले तो हम ये कहते हैं कि काश रोहित ने ये कदम न उठाया होता तो हम मिलकर लड़ रहे होते, लेकिन हम जानते हैं और ये मानते भी हैं कि उसने खुद से ये कदम नहीं उठाया, उसकी सांस्थानिक हत्या की गई। और अगर वो ना होता तो हम मिलकर के आज शायद नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ इस मुल्क में लोगों को जागरूक कर रहे होते और इस नीति का विरोध कर रहे होते। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि रोहित वेमुला प्रकरण के बाद पूरे देश में एक हलचल सी पैदा हो गई। वो लोग जिनकी खुद की डिग्रियां फेक रहीं, उनकी अपनी अकादमिक क्वालिफिकेशन का कुछ पता नहीं था, उन लोगों को इसीलिए शिक्षा मंत्री बनाया गया था उस समय कि इस मुल्क को बताया जा सके कि आप जिस पर ज्यादा नाज करते हैं हम वहां किसको बिठा सकते हैं। और संसद में इस बात पर बहस होने लगी कि रोहित वेमुला की जाति क्या है। बाकी लोग तो ये क्लेम कर रहे थे, आप तो सबको हिंदू मानने वाले लोग थे, आप इस बहस में नहीं पड़ते कि वो चाहे ओबीसी हो या दलित हो, वो था तो एक हिंदू आपकी परिभाषा में। लेकिन ये बहस नहीं हुई उस समय। कास्ट सर्टिफिकेट देखी जा रही थी, सदन में खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दिए गए, और उस सब के बावजूद जो तमाशा था वो सार्वजनिक हुआ ही। मगर मुझे याद है कि उस आज के दिन के बाद पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ, लोग सड़कों पर उतरे और देश भर के विश्वविद्यालयों में विरोध हुआ। रोहित के उस आखिरी खत को जब भी ऐसा कोई दिन होता है अनायास ही वो खत याद आता है, और उसकी कुछ लाइनें, मेरा जन्म ही एक दुर्घटना थी। कौन सी दुर्घटना की बात रोहित करना चाह रहा था? वो तो एक वैज्ञानिक बनना चाह रहा था। उसने लिखा भी अपने खत में कि मैं सितारों की सैर पर जा रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था और लोगों ने उसे कहां पहुंचा दिया। और ऐसे वक्त में
वो पूरी बातचीत, वो पूरा विमर्श जिस दिशा में जाना चाहिए था, हमने ये देखा कि उस दिशा में गया भी। मगर न तो रोहित के उस सांस्थानिक हत्या के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा। मसलन आज हम ये पूछ सकते हैं कि उस पूरे प्रकरण के बाद आज कौन गुनहगार साबित हुआ, कौन जेल में है, और क्या रोहित की सांस्थानिक हत्या के बाद, इतने बड़े आंदोलन के बाद वो चीजें रुक गईं? यह भी हमें देखना होगा। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सीनियर प्रोफेसर एन सुकुमार की एक अपनी किताब ही इस पर आई है, और आज तो उसका कवर पेज उन्होंने जब सुबह सुबह भेजा, रोहित के अपने कैंपस में उसके अपने आंदोलनकारी साथियों ने एक हाथ बनाया जिसका अंगूठा कटा हुआ था। हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले लोग अगर उस सांस्कृतिक गौरव को पढ़ाएंगे तो न चाहते हुए भी उसमें शंभूक और एकलव्य का जिक्र आएगा। अब इससे किसकी भावना आहत हुई? अभी सर बोल रहे थे कई तरह के गैंग हैं। सर तो इसी कैंपस के हैं, मैं तो दूसरे कैंपस से आया हूं, लौट कर जाना भी है, इसलिए मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से बोल भी नहीं रहा, क्योंकि गैंग वाली शब्दावली उनकी थी। अब मैं वो भी बात नहीं करूंगा कि वो तड़ी पार थे, क्या थे, छोड़ देते हैं, उससे भी हो सकता भावना आहत हो जाए। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि भाई ये कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग, तो उनका मंत्रालय कह रहा हमें नहीं पता, उनके प्रवक्ताओं को पता है। तो सर ने ठीक कहा कि उनके कई तरह के गैंग बन गए हैं, भावना आहत गैंग। कुछ लोगों का यह जिम्मेदारी है कि रंगों को पहचानो कहां अपमान हो रहा है। कुछ लोग का यह देखना है कि भाई कहां जो है किस किताब पर कौन बोल दे। अभी हमारे बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। उनकी एक किताब पर यह कह दिया कि उससे हमारी भावना आहत होती है। तो मैं भी तो यह सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपके इतिहास में, पूरी परंपरा में राम राज्य का जिक्र होगा, तो भले ही तुलसीदास के रामचरितमानस में शंभूक नहीं है, लेकिन शंभूक का इतिहास होगा। जब जब द्रोणाचार्य का इतिहास पढ़ा जाएगा तो एकलव्य सवाल पूछने के लिए खड़ा मिलेगा। आप इसे खारिज नहीं कर सकते। और इसलिए रोहित को याद करते हुए हम भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई से उन लोगों का वास्ता नहीं है सर, लेकिन फिर भी डेटा पर बात करनी है, और हम तो आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आंकड़े ना आए। एनएसएसओ के आंकड़े 2016 के बाद से अब पब्लिक डोमेन में बहुत सारे आंकड़े जो नहीं आते। पब्लिक ने कहा कि भाई तुम प्रधानमंत्री बनने गए, तुमने आप कहूंगा, हो सकता है इससे भावना आहत हो जाए। तो आप मान्यवर जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो आपने अपनी जाति अपने से बताई, हमने तो नहीं पूछा था कि पिछड़ी मां के बेटे हैं किसके। राष्ट्रपति बनाए तो आपका पार्टी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे जाति। अब आपने एक नई राष्ट्रपति बनाया तो भी आपने उनकी जाति बताई। और जाति जनगणना नहीं कराएंगे। अगर जनगणना का सवाल आप करेंगे तो जाति जनगणना हो, यह दबाव अगर इस देश में होगा तो हम जनगणना नहीं कराएंगे। आंकड़े नहीं होंगे, आंकड़े नहीं होंगे तब तो झूठ बोला जा सकता है। इसलिए मैं आंकड़े लेकर आया हूं। और चूंकि आज के इस बातचीत का जो उन्वान था, जो विषय था, वो भी यही था कि भाई उच्च शिक्षा में जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, और उससे किस दिशा में जाएगा ये। मेरे पास जो अपनी आरटीआई है, आरटीआई का एक्ट भी खत्म कर रहे हैं। अब आप कोई आरटीआई लगाएंगे तो आपको मतलब ढेर सारे मेल मेरे पास आते हैं कि डिस्पोज कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो जवाब देते थे, नहीं होते थे तो आप अपील करते थे। लेकिन अब चलो उनकी तरफ से एक आरटीआई आ गई, और मैंने जितने इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें टीचिंग फैकल्टी का पूरा डेटा निकलवाया, पहले भी निकाला था।
और उसका डेटा ये कह रहा है सैंक्शन पोस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हैं वो लगभग जनरल कैटेगरी में 1128 हैं और 1865 में से 1128 भरी गई हैं, 400 कुछ खाली हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, मैं आपको आंकड़े पढ़ के बताता हूं कितनी पोस्ट वैकेंट है, कितनी सैंक्शनड है। ग्रैंड टोटल कह रहा है कि ओबीसी की सैंक्शन पोस्ट प्रोफेसर पर 382 है, 41 फुलफिल की गई है, 341 पोस्ट वैकेंट है। शेड्यूल कास्ट कुल प्रोफेसर की पोस्ट सैंक्शन 306, फुलफिल की गई 69, 237 वैकेंट है। शेड्यूल ट्राइब 24 प्रोफेसर की पोस्ट सैंक्शन, 5 भरी गई है, 19 खाली है। यह एक केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पोस्ट का आंकड़ा ही है। मान्यवर खुद ओबीसी हैं और 2019 तक इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं था, अब 9 हो गए हैं। यही है न्यू इंडिया, नया भारत बन रहा है। मैं अभी यहां आने के पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में जो आपका विषय है मैं उसे देखना चाह रहा था। अंकुर पालीवाल हैं, उन्होंने नेचर करके एक मैगजीन है जिसमें अपना डेटा कलेक्शन सार्वजनिक किया है। उनका डेटा कलेक्शन क्या कहता है मैं उसे आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और वो डेटा कलेक्शन इस समय जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसका कितनी हिस्सेदारी किस समुदाय की है उसका डेटा एनालिसिस है। और आईआईटीज, आईआईएम, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन सब का डेटा एनालिसिस आपके सामने। मैक्सिमम 12% ओबीसी हैं उस डेटा एनालिसिस में जिनको फंड अलॉट हो रहा है। 4% तक ओबीसी की भागीदारी। और सबसे खराब स्थिति इस देश में शेड्यूल ट्राइब की। कहीं भी जितना डेटा एनालिसिस है, आदिवासियों की जो गवर्नमेंट कोटा है, इसका डेटा एनालिसिस यह कहता है कि जो आर्ट के, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वहां वो 5%, 6% तक पहुंच पाए हैं। साइंस और मेडिकल, इधर वो 1% भी नहीं है। शेड्यूल कास्ट का डेटा एनालिसिस जो एवरेज इन्होंने निकाला है तकरीबन 5 से 6%, यानी उसमें स्टूडेंट भी है, फैकल्टी भी है। और ओबीसी का 10 से 12%। तीनों को जोड़ लिया जाए, आप देख सकते हैं, आप गूगल करेंगे, आप अंकित पालीवाल की रिपोर्ट मिल जाएगी और लेटेस्ट डेटा एनालिसिस है। आज भी इस देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 20% से भी ज्यादा इस तबके के लोग नहीं आए जिनकी आबादी लगभग 80% से ज्यादा है। और मुझे लगता है कि आप नया भारत बनाओगे, आप दुनिया में डंका बजवाना है, सबको हिंदू बना रहे हो, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि जो हिंदू हैं उनको भागीदारी क्यों नहीं मिल रही। और अगर एक और दिलचस्प बात है, रिजर्वेशन के आने के बाद थ्योरेटिकली यह प्रूव हुआ कि जो रिजर्व सीटें हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी की जाएंगी। दूसरे कोटे को कहा गया अनरिजर्व्ड, यानी ओपन फॉर ऑल। और डेटा एनालिसिस यह कह रहा है कि वो ओपन फॉर ऑल नहीं है, रिजर्व है कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए कहा गया कि वो जाने कहां कहां से पैदा होते, उनकी किताबों में लिखा है। हम नहीं बोल रहे कि वो कहां से पैदा होते हैं, उनका विराट पुरुष के मुख से कौन, भुजाओं से कौन, मैं नहीं जानता, मैं मानता भी नहीं। यानी वो रिजर्वेशन उनके लिए।
ओपन फॉर ऑल में मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहा हूं, आजकल वहां पे अपॉइंटमेंट भी चल रहा है। अब तक 700-800 अपॉइंटमेंट हो गए होंगे, और जितनी यूआर की पोस्ट है 99.999% अपॉइंटमेंट उस पर केवल अपर कास्ट के लोगों का होता है। फिर ये कौन सी कैटेगरी है जो ओपन फॉर ऑल है? एक आध कोई अपवाद छोड़ दीजिए। आपके यहां जेएनयू अभी बचा है इतना ठीक ठाक कि हम लोग यहां बात कर पा रहे हैं। मैं तो बड़ी उम्मीद से आया कि जेएनयू में ऐसी फैकल्टी कौन अभी भी हैं जो इस तरह से बात करने के लिए तैयार हो गए। और जब सर को सुन रहा था तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत रेडिकल बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या इन्होंने गार्बेज वॉर्बेज टाइप का बोला है। भाई मैं नहीं मानता, भावना हाथ हो जाएगी, मुझे वहां तक अभी वापस जाना है। मैं आ रहा था सर देश में क्या हो रहा है, वो एक आदमी सड़क पर कुछ लोग लड़ रहे थे तो उनसे कहा जाओ छुड़ा दो, रुकवा दो। तो हमने कहा मैं कैसे जाऊं, मैं जानता नहीं। कहा तुम उस देश में रहते हो जहां के प्रधानमंत्री रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे रहे हैं, तुम उन दो लोगों को नहीं रुकवा पा रहे। मैं डर गया, भाई बदल रहा है देश, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन मैं सवाल जो कर रहा हूं वो इस देश का सवाल है, और रोहित जो सवाल कर रहा था वो भी इस देश का सवाल था। आप लाख हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, हम ये सवाल पूछेंगे, और मैं तो ढेर सारा आरटीआई लेके आया हूं, क्योंकि हो सकता है मैं ये सवाल पूछ दूं, इसी से किसी की भावना आहत हो जाए। और बीएचयू का एक आंकड़ा है, आप कहेंगे तो उसको ऑब्जेक्टिवली बता भी दूंगा, कुछ दिन में पब्लिक डोमेन में रखूंगा उसको। 600 से ज्यादा बीएचयू के मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वहां का, उसमें 600 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट है। 5 या 6 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 10 या 12 ओबीसी के लोग हैं। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बन रहा है या किसका राष्ट्र बन रहा है? 95% पोस्ट आपके पास है, और रिजर्वेशन आ जाता तो ये देश का इंस्टीट्यूशन गड्ढे में चला जाता। और आप जितने दिन से इतना ओवर रिप्रेजेंटेड हो, तब इसमें से कौन सा टॉप 500 इंस्टीट्यूट है पूरे दुनिया में? आपने रिजर्वेशन को कितनी गालियां दी। लेकिन दिलचस्प है यह देश भाई, जिस दिन से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है उस दिन से बैसाखी है, भीख है, यह कहना बंद हो गया है। चुपचाप कह रहे हैं हां गरीबों को भी मिलना चाहिए। क्या बैसाखी, भीख? अब एक दूसरा वाकया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही। भाई मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अब तो दिल्ली में रह रहा हूं, यह बात बोलनी पड़ रही है, बुलडोजर कभी भी दिल्ली में आ सकता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में बस पैदा हुआ, वहां की एक वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी में जो फाइनल कट ऑफ निकली, शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ गई थी 35 नंबर, और आपने भी गौर किया होगा ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ गए थे 3 नंबर। वो जो मेरिट वाले लोग थे जिन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन आ जाएगा तो इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएंगे, जब उनको रिजर्वेशन मिला तो उनकी कट ऑफ शेड्यूल कास्ट से 10 गुना नीचे। कौन सी मेरिट थी भाई? ये तो हम भी सवाल करेंगे ना। इस समय आपकी कोई भी वैकेंसी निकालिए, उसमें ईडब्ल्यूएस की मेरिट इतनी नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि असल में आपके पास कोई मेरिट थी नहीं। मेरिट एक फेक फेनोमेना है, और कम से कम जेएनयू के लिए तो यह बात समझते होंगे। आरक्षण इसलिए नहीं कि जो वंचित शोषित जमात के लोग थे वो कमजोर थे। आरक्षण इसलिए नहीं कि एकलव्य कमजोर था। आरक्षण इसलिए क्योंकि गुरुओं के रूप में कोई द्रोणाचार्य बैठा हुआ था, इसलिए रिजर्वेशन लाना पड़ा। और आज भी जहां रिजर्वेशन नहीं है वो जगहें कोई ऐसी नहीं हो गई हैं कि जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हो गए हों। भाई या तो आप पब्लिक डोमेन में वो डेटा रख दीजिए, हम मान लेंगे। ये एक पक्ष है इस पूरे एकेडमिया का, जिसमें आज भी आपके जेएनयू की तो पिछली बार की बात है, अभी पता नहीं आप लोग जानते होंगे क्या हो रहा है। रिटन में जो बच्चे इतने नंबर ले आ रहे हैं कि अगर उनको वाइवा में 1 नंबर की बजाय 5 नंबर भी मिल जाता तो वो एडमिशन पा जाते। हमारे एक मित्र, उनकी बहन को वाइवा में 1 नंबर मिला, और मेरिट जो गई थी उसमें अगर उसको 4 नंबर मिल जाता तो उसको एडमिशन हो जाता। 30 नंबर में 1 नंबर देने वाले
उन लोगों की मेरिट अगर कभी हम लोगों को भी चेक करने का मौका मिल जाता तो हम भी जरा देखते कि भाई आपने कैसे मेरिट चेक की। हमारे यहां आओ, दिल्ली विश्वविद्यालय में आओ, दिखाते हैं मेरिट कैसे चेक होती है। आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपने 12 साल पढ़ाया, आपने 20 पेपर लिखे हैं, आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो, फिर भी आपका इंटरव्यू 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। वहां मेरिट ऐसे चेक हो रही है सर, 1.5 मिनट में इंटरव्यू। ये इसका मतलब कोई मेरिट वेरिट चेक नहीं हो रही है, सारा मामला सेट है। पहले इस देश को अगर बर्बाद करना था तो बर्बाद करने के 2 स्तर पर काम हुए। एक तो दिमाग को खत्म करो, एजुकेशन पर इसलिए हमला किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसलिए बर्बाद किया गया, और जेएनयू शुरुआत तो यहीं से हुई थी भाई।